वही ध्रुव ऑपरेशन रूम के अंदर उसका ऑपरेशन करने लगा। दूसरी तरफ भूटान में रेहान का दिन हो गया तो वो रूम चला गया। तभी उसने देखा बहुत रात हो गया है और अब तक सांस सो जाया करता है। ये सोच वो अपने फ़ोन को चार्ज में ही लगा रहने दे बेड पर लेट गया और अपने आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अंश अपना फ़ोन निकाल अपनी बहन को कॉल कर रहा था कुछ बताने के लिए, पर उसकी बहन फ़ोन ही नहीं उठा रही थी तो उसे डर लगने लगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था जब उसकी बहन उसका कॉल ना उठाए हो। वो घबराते हुए आखिर में अगस्त्य के पास कॉल किया। तभी अगस्त्य, जो कबीर को भी फ़ोन ट्राई कर चुका था, उसका फ़ोन बजा तो उसे लगा नेटवर्क आने के बाद जब नोटिफिकेशन गया होगा तो उसे देख कॉल किया है कबीर पर। जब अपना फ़ोन निकाला तो उसने देखा अंश का कॉल आ रहा है। अंश का कॉल आता देख अगस्त्य फ़ोन उठा लिया। तभी अंश छत से पूछ पड़ा, दीदी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? तभी अगस्त्य उदासी से भरे आवाज में बोला, हाँ वो ठीक है। अगस्त्य के आवाज में इतना बदलाव देख अंश को अब पूरा सियोरिटी हो गया, जरूर कुछ बात है। तो अंश छत से बोल पड़ा, मुझे दी से बात करना है। ये सुन अगस्त्य बोल पड़ा, कल कर लेना। इतना कह अगस्त्य अपने कान से फ़ोन हटा कॉल कट करता। उसके कान से फ़ोन हटाने से पहले ही अंश बोल पड़ा, नहीं मुझे अभी ही बात करना है। अंश के ऐसे जिद करने से अगस्त्य फ़ोन सोनाली की तरफ बढ़ा, बोला, अंश। ये सुन सोनाली रोते हुए ही झट से फ़ोन पर ही फुट फुट कर रोने लगी। तभी अंश अपनी बहन को रोता सुन घबरा कर पूछा, क्या हुआ दी, आप रो क्यों रही हो? अंश के सवाल पर रोते हुए ही बोलने का हिम्मत की अंश सान। इतना कह वो और तेज से रोना शुरू कर दी। तभी अंश फिर पूछ पड़ा, क्या हुआ सान दी को दीदी? अंश के सवाल का सोनाली ने रोते हुए ही जवाब देने का हिम्मत की, सान को गोगोली लगा है। इतना कह रोने लगी तो अंश के आंखों से भी आंसू गिरने लगा। वो भी रोते हुए ही बोल पड़ा, क्या सान भाई किस हॉस्पिटल में एडमिट है? अंश का ये सवाल सुन सोनाली ने बता दिया। फिर सोनाली बस फुट फुट कर रोने लगी तो आखिर में अगस्त्य फ़ोन ले लिया। तभी अंश ये बोल कॉल कट किया था कि मैं आ रहा हूँ, ये अगस्त्य ने भी नहीं सुना था। कॉल कट देख अगस्त्य अपना फ़ोन जेब में रख दिया। वही अंश रोते हुए ही अपने रात के कपड़े को बदलने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा तो अपना कपड़ा बदल फ़ोन उठा, स्क्रीन पर ऋतिक का कॉल देखा तो अंश कॉल उठा लिया, पर कुछ बोलने की जगह बस रोए जा रहा था। अंश को रोता सुन ऋतिक पूछ पड़ा, क्या हुआ अंश, रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या, या कुछ हुआ है तो बताओ, मैं अभी आता हूँ। ऋतिक के इतने सवाल को सुनने के बाद अंश रोते हुए ही जवाब दिया, सान दीदी को गोली लग गया है। इतना कह वो रोते हुए ही आगे कह दिया कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, और वो कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है ये भी बता दिया। तो ऋतिक बोल पड़ा, मैं भी आता हूँ। ये सुन अंश रोते हुए ही बोला, हाँ। फिर अंश निकल गया हॉस्पिटल जाने के लिए। वही ऋतिक भी निकल चुका था। कुछ वक्त के बाद ऋतिक अंश दोनों ही हॉस्पिटल एक साथ पहुंचे। जहां ऋतिक अपनी कार को पार्किंग एरिया पर खड़ा कर उतर रहा था, वही अंश हॉस्पिटल के अंदर जाए जा रहा था। वही ऋतिक भी कार से निकल हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। कुछ ही वक्त में अंश हॉस्पिटल के अंदर जा रिसेप्शनिस्ट के पास जा पता कर उस तरफ चला गया। वही ऋतिक भी अंदर आ रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच पूछ उस तरफ जाने लगा। अंश वहां पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही अपनी दी का हालत देख अंश अपनी दी के पास गया तो सोनाली उसके गले से जा लगी। वही अगस्त्य इस सिचुएशन का जिम्मेदार खुद को मान गिल्ट फील किए जा रहा था। तभी ऋतिक भी वहां आ गया। ऋतिक ने जब अंश के साथ अगस्त्य और सोनाली को देखा तो गुस्से में अगस्त्य के पास जा उसके कॉलर को पकड़ बोला, कैसे हुआ ये सब? अगस्त्य ऋतिक की तरफ बस देखा और उसके होंठ को छुड़ाने लगा। तभी एक नज़ार बोली, सर आप लोग का जो भी मैटर है वो हॉस्पिटल के बाहर जा सॉल्व करिए, यहाँ नहीं। नस का बात सुन ऋतिक उसके कॉलर को छोड़ अगस्त्य को घूरते हुए देख अपने कठोर आवाज में बोला, अगर सान के इस हाल का जिम्मेदार तुम हुए तो सोच लेना रेहान तुम्हारे साथ क्या करेगा। ऋतिक के इस बात पर अगस्त्य एक्सप्लेन करना चाहता था, पर बिना एक्सप्लेनेशन सुन ऋतिक सोनाली के पास जा पूछा, रेहान को किसी ने इन्फॉर्म किया है? ऋतिक के सवाल पर सोनाली रोते हुए ही बोली, रेहान जी का फ़ोन स्विच ऑफ है और कबीर जी का फ़ोन नहीं लग रहा है। ये सुन ऋतिक अपना फ़ोन निकाल वहां के प्राइम मिनिस्टर जिसके मेंशन में रेहान रुका था उसे कॉल कर दिया। वही भूटान में बड़े से मेंशन के बड़े कमरे में हकाको आराम से अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजा तो उसका और उसकी पत्नी यान की दोनों का हो नींद खुल गया। वही हकाको अपना फ़ोन अपने हाथ में ले स्क्रीन पर देखा। इस बिजनेस डील का सारा बातचीत ऋतिक ने ही किया था, जिस कारण हाकाकू के फ़ोन में ऋतिक का नंबर सेव था। उसने फ़ोन झट से उठा, बोला, हेलो। हाकाकू का आवाज़ सुन ऋतिक बिना देरी के बोल पड़ा, रेहान, मुझे रेहान से बात करना है। सॉरी मैं अभी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है। ऋतिक के हड़बड़ाहट से भरे आवाज़ को सुन हाकाकू को बहुत सीरियस मैटर लग रहा था तो वो बोल पड़ा, ओके मैं बात करवाता हूँ।
इतना कह वो बेड से नीचे उतर कमरे से बाहर जाने लगा। वही उसकी पत्नी भी बेड से नीचे उतर उसके साथ चली गई। दोनों कमरे से बाहर निकल रेहान के रूम के पास आ दरवाजा नॉक किए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण रेहान बहुत गहरी नींद में सो चुका था, पर वो कितनी भी गहरी नींद में सोए हल्के से आहट से भी उसका नींद खुल जाता था। दरवाजा नॉक होने से रेहान का नींद खुल गया। वो अपने आंखों को खोल उठ गया। फिर बेड से नीचे उतर वो दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने हकाको और उनकी पत्नी दरवाजे के पास खड़ी नजर आई तो रेहान पूछ पड़ा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रेहान के इस सवाल पर हकाको अपना फोन रेहान के तरफ बढ़ा, बोला ऋतिक का कॉल आया है। ये सुन रेहान फोन ले लिया, फिर अपने कान से लगा, बोला हाँ ऋतिक। रेहान का आवाज सुन ऋतिक झट से बोल पड़ा, रेहान जल्दी यहाँ आ जाओ, सान को गोली लग गया है। ये सुन रेहान के चेहरे का हाव भाव ही बदल गया था। उसके आंखों में अभी आग भर चुका था। वो अपने हाथ का मुट्ठी बांध गुस्से में ही फोन जमीन पर पटक दिया। उस वक्त रेहान इतने गुस्से और परेशान और सान के लिए फिक्रमंद था। वही रेहान के गुस्से में तोड़ने से भी हकाकू या उसकी पत्नी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए थे। तभी हकाकू प्यार से ही पूछा, बात क्या है रेहान? हकाकू के सवाल पर रेहान को रियलाइज हुआ उसने हकाकू का फोन तोड़ दिया है। वो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोल पड़ा, सॉरी। वही सौर सुन बगल रूम में सोया कबीर, उसका भी नींद खुल गया। वो कमरे से बाहर आ टूटा फोन के साथ साथ हकाकू और उसकी पत्नी को खड़ा देखा। फिर उसका नजर रेहान के चेहरे पर गया। रेहान के भयानक हुए चेहरे को देख कबीर समझ गया था, जरूर बात सान का ही होगा। कबीर डरते हुए पूछा, सर बात क्या है? कबीर के सवाल का कोई जवाब न दे रेहान अपने कोल्ड आवाज में ही ऑर्डर दिया, मुंबई निकालना हमें, जल्दी सारा इंतजाम करो। रेहान का ऑर्डर सुन, यस सर, बोल कबीर रेहान के दिए ऑर्डर को पूरा करने चला गया। वही रेहान हकाकू की तरफ देख बोला, मेरे जिंदगी का बहुत खास शख्स जिंदगी और मौत के बीच है। मैं अभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता हूँ और मेरे कारण आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उस नुकसान का भरपाई कर दूंगा और आपका मन आ गया। आप मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं कि नहीं? रेहान इतना बोला ही था कि तभी कबीर फोन पर ही बात कर सान इंतजार करा, बोला सब कुछ हो गया है, गाड़ी भी आता ही होगा। ये सुन रेहान कुछ कहता हकाकू बोल पड़ा, रेहान बिजनेस मीटिंग हो ना हो ये फ्यूचर कर बात है, पर यहाँ तुम मेरे मेहमान बनाए हो, तुम्हारा ख्याल रखना और ज़रूरतों को पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। वही दूसरी तरफ मुंबई में हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में सान जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा था। वही ये ऑपरेशन करना ध्रुव के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आज पहली बार किसी ऑपरेशन को करते वक्त ध्रुव के मन में डर था, पर वो अपना बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट दे रहा था इस ऑपरेशन को। पर अचानक से सान की सांसें कम होने लगा तो ध्रुव सान के सीने पर मशीन रख उसके सान को नॉर्मल करने का कोशिश करने लगा। वही दूसरी तरफ रेहान कार में बैठा अपने आंखों में गुस्सा लिए ऋतिक को कॉल कर दिया। वही मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सान का सांस थोड़ा नॉर्मल हुआ था, पर सान का हालत बहुत क्रिटिकल था। तभी ध्रुव बाहर आया तो ऋतिक, अगस्त्य, सोनाली, सान चारों उसके तरफ अपने सवाल से भरे नजर से देखा। तभी ध्रुव निराशा से बोला, उसका कंडीशन बहुत खराब है, मैं कंडीशन को मैनेज करने का कोशिश कर रहा हूँ, बाकी बात बाद में बताता हूँ। इतना कह ध्रुव चला गया। वही उसके जाते ही ऋतिक का फोन बजा तो ऋतिक अपना फोन निकाल देखा। रेहान का कॉल आता देख ऋतिक कॉल उठा तो लिया, पर बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था उसका कुछ। वही रेहान अपने कठोर कोल्ड आवाज में ही पूछा, सान कैसा है? रेहान के सवाल को सुन ऋतिक उदासी से भरे आवाज में बोलने का हिम्मत किया, सान ठीक नहीं है रेहान, उसका हालत बहुत क्रिटिकल है, पर ध्रुव पूरा कोशिश कर रहा है। ये सुन रेहान गुस्से में चिल्ला कर बोला, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, अगर मेरे सान को कुछ भी हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कह रेहान वो फोन भी पटकने वाला था। तभी हकाकू बोला, फोन तोड़ने से सान ठीक नहीं हो जाएगा रेहान, ऊपर से तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगा, तुम्हें कोई खबर नहीं मिल पाएगा। हकाकू के इस बात को सुन रेहान को सही लगा। वो फिर अपने फोन को रख अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने आंखों को बंद कर अपने मन में ही बोला, सान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, तुम मेरे हो और मेरे इजाजत के बिना तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। ऐसे ही रास्ता पार हो गया। कुछ ही वक्त में रेहान अपने पर्सनल जेट के पास पहुंच गया। फिर वो कार से भरा निकल हकाकू से सॉरी, थैंक यू दोनों ही बोल कबीर के साथ जेट के पास जा। जेट के अंदर बैठ गया। अंदर बैठने के बाद रेहान कबीर को ऑर्डर दिया, पता करो मेरे सान के साथ हुआ क्या था। रेहान का ऑर्डर सुन कबीर, यस बॉस, बोल। रेहान के दिए ऑर्डर को पूरा करने में लग जाता है। वही दूसरी तरफ मुंबई में सान को ब्लड का जरूरत था, पर उसका ब्लड ग्रुप इतना रेयर था कि ब्लड डिपार्टमेंट में भी ब्लड नहीं था और तो और AB नेगेटिव ब्लड मिलना भी ध्रुव के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
फिर भी ध्रुव सारे ब्लड बैंक में कांटेक्ट कर पता करने का कोशिश किए जा रहा था, पर उसका सारा कोशिश नाकाम हो जाता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 3 घंटे पार हो चुके थे, ब्लड कहीं से भी जुगाड़ नहीं हुआ। ध्रुव परेशान हो ऑपरेशन रूम जा रहा था, तभी उसे इतना परेशान देख पूछा, क्या हुआ ध्रुव? सान ठीक तो है ना? ऋतिक के सवाल पर ध्रुव परेशानी से भरे आवाज में बोला, सान का ब्लड AB नेगेटिव है और ये बहुत रेयर ब्लड है जो बहुत कम पाया जाता है। ये सुन ऋतिक सीधा पॉइंट में आ पूछा, मतलब ब्लड नहीं मिल रहा है? इसका जवाब ध्रुव कुछ देता इससे पहले ही अगस्त्य बोल पड़ा, मेरा ब्लड AB नेगेटिव है, जितना ब्लड चाहिए ले सकते हो। अगस्त्य ने जब ये कहा तो ध्रुव को एक उम्मीद मिल गया था, वो बोलने ही जा रहा था। तभी पीछे से एक कठोर आवाज सभी के कानों में पड़ा, जिसने मेरे सान का ये हालत किया है वो मेरे सान को ब्लड नहीं दे सकता है। फ्लैशबैक, रेहान ने कबीर को ऑर्डर दे दिया था, तभी कबीर सान ने सुबह से क्या क्या किया सारे एक्टिविटीज का पता लगाया। फिर उसे पता चला सान सोनाली से उसके घर मिलने जा रहा था। तभी अगस्त्य पर अटैक हुआ था, पर सान अगस्त्य पर लगने वाला गोली खुद पर ले लेता है। कबीर को जैसे ही ये बात पता चला वो रेहान को जा सब कुछ बता दिया। तभी से रेहान की आंखों में किसी का जान लेने का चमक भर गया था। फ्लैशबैक एंड रेहान का बात सुन ऋतिक ध्रुव सोचने लगा, वही सोनाली को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वही रेहान के पास आते ही अगस्त्य बोल पड़ा, रेहान मेरे वजह से हुआ है पर मैं कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे। इससे आगे अगस्त्य कुछ कह पाता, रेहान उसके गाल पर एक जोरदार पंच लगा जिससे अंश और सोनाली दोनों हैरान ही खड़े हो गए। वही अगस्त्य ने उसके पंच का आज कोई जवाब न दे उसका मार शांति से खा लिया। वही सोनाली को भी पूरा बात पता नहीं था पर वो अपने होश से बाहर आ गई। वही रेहान अगस्त्य के गाल पर एक और पंच मारने वाला था, तभी सोनाली बोल पड़ी, रेहान अगस्त्य सान को हम कभी नहीं कर सकते हैं, प्लीज अगस्त्य के साथ। इससे आगे सोनाली कुछ कहती कि तभी रेहान चिल्ला कर बोला, मेरे नज़र से दफा हो जाओ अगस्त्य, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। रेहान का बात सुन अगस्त्य बोल पड़ा, रेहान मैं सिर्फ सान को अपना ब्लड दे दूं फिर मैं चला जाऊंगा। अगस्त्य की बातों को सुन रेहान चिल्ला कर बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं अपने सान के लिए, जाओ तुम यहाँ से। सोनाली कह दो अपने हस्बैंड से, नहीं तो मैं कुछ भी कर डालूंगा। रेहान की बातों को सुन सोनाली रोते हुए ही अपना हाथ को जोड़ बोली, प्लीज रेहान सान को अभी ब्लड का जरूरत है। ये सुन रेहान बोल पड़ा, मैं इंतजाम कर लूंगा। रेहान ने अपने आवाज को बेहद कठोर कर गुस्से में बोला तो सोनाली ने आगे कुछ नहीं कहा। वही अगस्त्य भी यहाँ से जाना ही ठीक समझा और वो बात ना बढ़ा, वो जाने लगा। आज पहली बार अगस्त्य को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने टूटे हालत के साथ हॉस्पिटल से जाने लगा। तभी अगस्त्य को मंदिर दिखा, वो मंदिर के पास गया। आज पहली बार अगस्त्य भगवान के पास आया था। अगस्त्य अपने आंखों को बंद कर अपने हाथ जोड़ बोला, मैंने आज तक बहुत कुछ किया है पर मैं अपनों को कभी हॉट करना नहीं चाहा हूँ। अगस्त्य भगवान के सामने बोले जा रहा था। वही सोनाली भी वहां से अगस्त्य को ढूंढते हुए जब उसे मंदिर के पास खड़ा देखी तो उसके बातों को सुनने लगी। वही अगस्त्य बोले जा रहा था, मैं कभी भगवान को नहीं मानता था पर आज पता चला जब प्रॉब्लम आता है तब भगवान के होने का एहसास होता है, प्लीज आप सान को ठीक कर दीजिए। इतना कह उसने आंख खोल दिया, फिर भगवान को देख बोला, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत कुछ किया हूँ पर अपनों के साथ मैं कभी बुरा कर भी नहीं सकता, ना ही होने दे सकता हूँ। इतना कह वो जाने लगा। तभी सोनाली उसके पास जा उसके हाथ को झट से पकड़ उसे जाने से रोक बोली, हम मिलकर रेहान को समझाते हैं। अगस्त्य रेहान को बहुत अच्छे से जानता था, रेहान बहुत ढीठ इंसान है। अगस्त्य बोल पड़ा, कोई फायदा नहीं है सोनाली, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। इतना कह वो सोनाली का हाथ छुड़ा जाने लगा। तभी उसके सामने एक छोटी सी बच्ची आ रोने लगी। तभी अगस्त्य अपने घुटने के बल बैठ गया। वही सोनाली भी बच्ची के पास आ गई। वही अगस्त्य बच्ची के गाल पर अपना हाथ रख प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? किसी बच्ची से अगस्त्य इतना प्यार से बात कर रहा था। सोनाली को ये देख बहुत हैरानी हो रहा था। वो अपने मन में बोली, अगस्त्य आपको बच्चे नहीं पसंद इसलिए आपको बच्चे नहीं चाहिए, फिर आप आज इस बच्ची से इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हैं? सोनाली के मन में ये सवाल चलने लगा। वही वो बच्ची रोते हुए ही बोली, पापा खो गए। बच्ची का बात सुन अगस्त्य उसे अपने गोद में उठा, बोला, तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। इतना कह सोनाली की तरफ देख बोला, तुम ऑपरेशन रूम के बाहर ही रहो और मुझे बताती रहना कंडीशन, अब मैं इस बच्ची के डैड को ढूंढ देता हूँ। सोनाली ने बस अपने सिर को हाँ में हिला दिया। सोनाली एक नज़र अगस्त्य को बच्ची के साथ देखी, फिर ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ अगस्त्य उस बच्ची के पापा को ढूंढने लग गया। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। अगस्त्य को उसके डैड आखिर में मिल गए। वही रेहान ब्लड का हर जगह पता किया पर ब्लड का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। तभी ध्रुव रेहान के पास आ बोला, रेहान अब हम और देर नहीं कर सकते, अर्जेंट नीड है,
अब सब गुस्सा भुला, अगस्त्य को बुला लो। रेहान को सब मंजूर था पर ये नहीं। तभी सोनाली भी बोल पड़ी, रेहान सान की जिंदगी का सवाल है, सान की जिंदगी से रिस्क मत लीजिए। तभी ऋतिक भी बोल पड़ा, रेहान मान जा। तीनों के कहने के बाद अंश मासूमियत से भरे आवाज में बोला, रेहान सर, ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए, सारा दीदी का बचना या फिर अगस्त्य जीजू के साथ दुश्मनी? अंश के सवाल पर रेहान अंश की तरफ देखा, फिर बोल पड़ा, सान जरूरी है मेरे लिए। ये सुन अंश अपने वही मासूमियत से भरे आवाज में बोला, तो जीजू को बुला लीजिए। ये सुन रेहान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो झट से अपने फोन को निकाल अगस्त्य को कॉल लगा दिया। वही अगस्त्य हॉस्पिटल से नहीं निकला था, वो हॉस्पिटल के गार्डन में खड़ा हो अब भी सान के ठीक होने का बस प्रे कर रहा था। वो इधर उधर घूम रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। तभी वो अपने फोन को निकाल स्क्रीन पर रेहान का नाम देख हैरान था। वो झट से कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही अगस्त्य को रेहान बोल पड़ा, तुम ब्लड दे सकते हो। रेहान ने अगस्त्य से बहुत रूडली बोला, पर फिर भी अगस्त्य को जरा सा भी बुरा नहीं लगा। वही रेहान अपने बात को कहने के बाद कॉल कट कर दिया। अगस्त्य हॉस्पिटल के बाहर ही था। जैसे ही फोन कट हुआ वो अपने तेज कदमों के साथ ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो ऑपरेशन रूम के पास पहुंचा, रेहान उसे कठोरता से ही देखा। वही ध्रुव बोल पड़ा, चलो मेरे साथ। ये सुन अगस्त्य हाँ बोल दिया। फिर ध्रुव उसे अपने साथ ले गया। फिर एक बड़े से हॉस्पिटल रूम के अंदर ले जा अगस्त्य को बेड पर लेटने का बोल दिया, तो अगस्त्य बेड पर जा लेट गया। फिर एक नज़र अगस्त्य के हाथ में इंजेक्शन डाल पाइप कनेक्ट कर अगस्त्य के शरीर से खून लेने लगी। वही अगस्त्य बस अपने आंखों को बंद किया इस सीन को याद कर रहा था। तभी उसे अपने मॉम डैड याद आने लगे, जब वो प्लेन क्रश में लोगों को खून से लथपथ देखा था और उनके ही बीच उसके मॉम डैड भी थे। अपने मॉम डैड के खोने का गम अगस्त्य ने अपने चेहरे पर कभी जाहिर नहीं किया था, पर उसे अपने मॉम डैड के जाने का बहुत गम था। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत गया। अगस्त्य के शरीर से खून ले लिया गया था। खून लेने के बाद नस बोल पड़ी, आप अभी यही रेस्ट करिए, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। नस के इस बात को सुन अगस्त्य बोल पड़ा, इसका जरूरत नहीं है। ये सुन नस ने ठीक है कह दिया। फिर वो ब्लड देने चली गई। वही नस के जाते ही अगस्त्य भी बिल्कुल आराम न कर वहां बेड से उठ उस रूम से बाहर जाने लगा। ऑपरेशन रूम के पास वो जैसे ही पहुंचा, ध्रुव जो अंदर ही जा रहा था वो अगस्त्य को देख बोला, एक इंसान कम से कम 300 मिलीलीटर खून डोनेट कर सकता है, पर तुमने 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। ध्रुव के बातों को सुन रेहान उसके तरफ देखा। वही अगस्त्य को अभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस सान को ठीक होता हुआ देखना चाहता था। वो बस ध्रुव से इतना ही बोल पड़ा, तुम मेरा फिक्र मत करो, सान का इलाज करो। तभी ध्रुव बोल पड़ा, मुझे तुम्हारा फिक्र नहीं है, बस ये मेरा हॉस्पिटल है तो मैं नहीं चाहता मेरे हॉस्पिटल में किसी को कुछ हो। इतना कह वो ऑपरेशन रूम के अंदर चला गया। वही रेहान अगस्त्य को देखना बंद कर दिया। वही सोनाली अगस्त्य के पास जा उसके हाथ को थाम ली। तभी अगस्त्य सोनाली की तरफ देखा तो सोनाली उसे अपने साथ चेयर के पास ले जा उसे बैठा दी। फिर अंश की तरफ देख बोली, अंश जा फ्रेश जूस लेकर आ। ये सुन अंश उठ जूस लेने के लिए जाने लगा। वही अगस्त्य सोनाली को ही देखे जा रहा था। तभी सोनाली उसके बगल में बैठ गई। वही रेहान को अब इस बात का बुरा लग रहा था, वो सोनाली को क्यों नहीं रोका था उस दिन। अगस्त्य का सच अगर सोनाली को पता नहीं चलता तो सोनाली और अगस्त्य के बीच सब ठीक रहता। सोनाली उससे कभी नफरत नहीं करती। वही ऋतिक अंश को जाता देखा तो उसके साथ चला गया। अंश जूस लेने लगा, तभी ऋतिक उसके पास आ खड़ा हो गया तो अंश ऋतिक की तरफ देख अपने मासूमियत से भरे आवाज में पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या आपको भी जूस पीना है? अंश के सवाल को सुन ऋतिक उसके बालों पर अपने हाथ को फेरते हुए बोला, नहीं, तुम अकेले आ रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। ये सुन अंश के चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया। तभी वो जूस निकाल दे दिया तो अंश जूस को ले लिया। फिर दोनों वहां से जाने लगे। तभी ऋतिक पूछ पड़ा, वैसे सान को तुम अब तक सारा दी क्यों बोल रहे हो? ये सवाल सुन अंश छत से बोल पड़ा, वो मुझे याद नहीं रहता है। इतना कह थोड़ा उदास हो बोला, सारा दी ठीक तो हो जाएगी ना? अंश के मासूमियत से पूछे गए सवाल पर ऋतिक उसके हाथ को थाम लिया। ऋतिक के ऐसे उसके हाथ को पकड़ने से अंश ऋतिक की तरफ देखने लगा। वही ऋतिक भी उसके आंखों में देखते हुए बोला, ध्रुव कोई ऑपरेशन करे और वो सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ध्रुव बेस्ट डॉक्टर है। ये बात तो अंश को ही नहीं पूरी दुनिया को पता था ध्रुव बेस्ट है, पर अभी ऋतिक की बातों को सुन अंश को इस बात का और सुकून मिलने लगा। फिर दोनों ऑपरेशन रूम के पास पहुंचने वाले थे, तभी अंश ने ऋतिक के हाथ से अपना हाथ हटा लिया। अंश ने ऐसा किया तो ऋतिक को थोड़ा बुरा लगा, पर सिचुएशन के हिसाब से ये सही भी था। दोनों ऑपरेशन रूम के पास पहुंच गए। तभी अंश सोनाली के पास जा जूस बढ़ा दिया तो सोनाली जूस को ले अगस्त्य की तरफ बढ़ा दी। तभी अगस्त्य सोनाली से बोल पड़ा, मैं ठीक हूँ।
ये सुन सोनाली अगस्त्य का हाथ पकड़ उसके हाथ को ऊपर कर उसके हाथ में जूस देते हुए बोली, मुझे पता है आप ठीक हो, फिर भी मैं चाहती आप पियो। सोनाली आज इतने प्यार से ट्रीट कर रही थी तो अगस्त्य को बहुत अच्छा फील होने लगा। वो जूस पकड़ उसे पीने लगा। वही रेहान सोनाली और अगस्त्य को ही देख रहा था, फिर मुड़ दरवाजे की तरफ ही देखने लगा। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। करीबन 1 घंटा बीत चुका था। तभी ध्रुव बाहर आया तो रेहान अगस्त्य सोनाली अंश चारों ध्रुव के पास आ गए। तभी ध्रुव सभी को उसके तरफ ऐसे देखता पा ध्रुव बोल पड़ा, वो खतरे से बाहर है। ये सुन सभी बहुत खुश हो गए। फिर रेहान पूछ पड़ा, सान को होश आ गया है, मैं उससे मिलने जा सकता हूँ। रेहान का उतावलापन देख ध्रुव बोल पड़ा, रेहान अभी अभी तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा है, उसे होश आने में वक्त लगेगा, पर जैसे ही उसका रूम चेंज हो जाएगा तुम उसके साथ रह सकते हो। ये सुनने के बाद रेहान को बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतने लगा। सान को ऑपरेशन रूम से उसे वार्ड रूम में शिफ्ट करवा दिया गया। उसके शिफ्ट होने के बाद रेहान उस रूम चला गया और सान के पास अपने हाथ को पकड़ बैठ उसे ही प्यार से देखने लगा। वही सोनाली अंश ऋतिक भी अंदर जा चुके थे। वही अगस्त्य बाहर खड़ा ही देखने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। मौसम भी पूरा साफ हो चुका था, पर अब तक सान को होश नहीं आया था। वही आयशा को जब पता चला सान के बारे में तो वो भी हॉस्पिटल आ गई थी। हॉस्पिटल आने के बाद आयशा सान के एडमिट हुए रूम के पास गई। तभी अगस्त्य को बाहर देख पूछी, क्या हुआ अगस्त्य भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो, चलिए अंदर। आयशा की बातों को सुन अगस्त्य बोल पड़ा, नहीं आयशा तुम अंदर जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। आयशा को पता था अगस्त्य का उसके भाई रेहान भाई ध्रुव तीनों से ही नहीं बनता था, इसलिए वो ज्यादा ना बोल अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद शिकायत के लहजे में आयशा बोली, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया सान की हालत के बारे में। इतना क्या, वो रोने लगी। ऋतिक को पता था उसकी बहन का रिएक्शन ऐसा ही होगा, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया था। तभी ऋतिक उसे देख उसके पास जा उसे अपने सीने से लगा, बोला, सान ठीक है, वैसे तुझे ये बताया किसने। ऋतिक के सवाल पर अंश मासूम सा शकल पहले ही बना लिया। वही ध्रुव भी ये जानने के लिए उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। तभी अंश बोल पड़ा, मैंने। वो इतना मासूमियत से बोलता था कि उसे कोई डांट भी नहीं सकता था। तभी ऋतिक आयशा से दूर हो अंश की तरफ देखा बस, पर कुछ बोला नहीं। वही आयशा फिर सान के पास गई। वही रेहान को तो अब तक चैन नहीं मिला था। तभी आयशा बोल पड़ी, रेहान भैया, सान बिल्कुल ठीक है, आप सेड मत रहिए। आयशा की बातों को सुन रेहान आयशा की तरफ देख बस फीकी मुस्कान मुस्कुरा दिया और सान की तरफ मुड़ उसे ही देखने लगा। वही ध्रुव किसी काम से बाहर चला गया तो उसके पीछे आयशा भी अपने फोन में किसी को कॉल करते हुए चली गई थी। वही ऋतिक अंश के साथ खड़ा था और सोनाली सान के पास दूसरे साइड ही बैठी हुई थी। वही ध्रुव जब काम से अपने केबिन गया तो आयशा भी उस केबिन के अंदर गई। तभी उसे देख ध्रुव पूछ पड़ा, यहाँ क्यों आए हो। ये सवाल सुन आयशा उसके बाहों में चली गई। ऐसे ही वक्त पार होने लगा। कुछ मिनट बीते होंगे तभी सान का शरीर थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। ध्रुव जा चुका था उस रूम से, इसलिए जैसे ही सान को होश आने लगा ये देख ऋतिक ध्रुव को बुलाने चला गया और जब वो गया तो देखा आयशा ध्रुव दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये देख ऋतिक के चेहरे पर गुस्सा भर गया। वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखा, फिर अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसके कदमों का आवाज सुन ध्रुव आयशा एक दूसरे से दूर हो गए और दोनों के चेहरे पर घबराहट छाया हुआ था। तभी ऋतिक दोनों के पास आ। ऋतिक गुस्से में बोला, तुम दोनों को तो बाद में देखता हूँ। इतना कह ध्रुव की तरफ कठोरता से देखते हुए बोला, सान को होश आ गया है। ये सुन ध्रुव फिर वहां से तेज कदमों के साथ जाने लगा। वही ऋतिक आयशा की तरफ घूर कर देख फिर बोल पड़ा, चलो अब। ये सुन वो हाँ में सिर हिलाए फिर अपने भाई के साथ जाने लगी। वही फिर सभी वहां पहुंच गए। अगस्त्य भी होश में सुन अंदर जा चुका था। अगस्त्य को अंदर आता पा रेहान का मूड उसे देख ज्यादा ठीक नहीं था, पर सान को जैसे ही होश आया अच्छे से रेहान उसे कुछ कहता इससे पहले ही सान अगस्त्य की तरफ देख पूछा, अगस्त्य भैया आप ठीक हो। सान होश में आते ही सीधा अगस्त्य से उसके हाल चाल के बारे में पूछा तो अगस्त्य को गिल्ट फील होने लगा था। वो अपने शर्मिंदगी से भरे नजर से उसे देखने लगा। वही रेहान सान के चेहरे पर अपना हाथ रख उसके नजर को अपने तरफ करते हुए बोला, सान तुम उसका फिक्र करना बंद करो, वो तो बिल्कुल ठीक है, पर उसकी वजह से तुम आज यहाँ इस हालत में हो। रेहान की बातों को सुन सान मासूमियत से बोला, रेहान अगस्त्य भैया। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही रेहान उसके होंठों पर अपने उंगली को रख उसे चुप करा। अगस्त्य को बिना देखे अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर अगस्त्य तुम्हें ब्लड के बदले कुछ चाहिए तो कह दो, वैसे भी तुम्हारा कोई एहसान रेहान सिंह ओबरॉय नहीं रख सकता है।
रेहान की बातों को सुन अगस्त्य अपने गिल्ट और उदासी से भरे आवाज में बोला, सॉरी सान, सॉरी रेहान। दोनों को सॉरी बोलने के बाद अगस्त्य जाने लगा। वही उसके वार्ड रूम से बाहर जाते ही सोनाली बोल पड़ी, रेहान मैं मानती हूँ अगस्त्य के कारण सान आज यहाँ है, पर उन्हें इस बात का गिल्ट है। वो पहली बार इतने उदास गिल्टी है कि सॉरी जैसा शब्द जो उनके मुंह से कभी नहीं निकलता था वो आज निकला है। सोनाली की बातों का रेहान कोई जवाब नहीं दिया। तभी सान रेहान के उंगली को अपने होंठों से हटा सोनाली से कुछ कहने वाला था, पर सोनाली कमरे से बाहर निकल अगस्त्य के पास जाने लगी। सोनाली के जाने के बाद सान रेहान से बोल पड़ा, रेहान आपको अगस्त्य भैया के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मेरा जो हालत है इसमें अगस्त्य भैया का कोई कसूर नहीं है। मैंने उन्हें धक्का दिया था गुस्से में, और फिर जो गोली उन्हें लगने वाला था वो मुझे लग गया। सान की बातों को सुन रेहान सान के आंखों में देख कहा, सच में सान तुमने अगस्त्य को गुस्से में धक्का दिया, बताओ वो गुस्से का रीजन क्या था। रेहान को पता था सान गुस्से में धक्का देने वाला बात झूठ बोल रहा है, क्योंकि सान ऐसा लड़का है जिसे कोई थप्पड़ मार भी दे तो भी वो थप्पड़ मारने की जगह सॉरी बोलेगा, तो फिर रेहान सान के ऐसे झूठ पर कैसे भरोसा कर सकता था। जब रेहान का सवाल सान सुना तो सान थोड़ा सोचा, फिर झट से बोल पड़ा, वो मुझे आपसे अलग होने के लिए कह रहे थे दादाजी कभी नहीं मानेगी तो मैं आपसे अलग हो जाऊं। सान के बातों को सुन रेहान उसके बेहद करीब जा अपने एक हाथ के एक तरफ और दूसरे हाथ को उसके शरीर के दूसरे तरफ रख उसके बेहद करीब जा बोला, बस इसमें तुम्हें गुस्सा आ गया। जब मैं तुम्हें अपना स्लेव बना रखा तुम्हें तब तो गुस्सा नहीं आया था। जब मैं तुम्हें कभी भी पास लाता, कभी भी अपने जिंदगी से फेंक देता था, तब तो तुम्हें गुस्सा कभी नहीं आया था। और अगस्त्य ने तो बस छोड़ के जाने को कहा जो तुम कर चुके हो, फिर इतना गुस्सा आ गया कि अगस्त्य जिसे तुम भाई बोलते हो उसे धक्का दे दिए। रेहान सान बहस कर रहे थे, तभी इस बहस को शांत करने के लिए ध्रुव थोड़ा घबराए हुए आवाज में कह पड़ा, रेहान सान का कंडीशन अभी भी कुछ ठीक नहीं है, अभी ऐसे बहस करना सान के साथ सही नहीं तुम्हारा। जब ध्रुव ने ये कहा तो रेहान उससे दूर हो उसके आंखों के पास अपने हाथ को रख बोला, अपने आंखों को बंद कर आराम करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए हेल्थी डिश ले आता हूँ। सान को रेहान का हेल्थी डिश बहुत अच्छे से पता था। वो झट से बोल पड़ा, मुझे नहीं खाना वो सब। तभी रेहान अपने कड़क आवाज में बोला, मैंने कह दिया तो बस कह दिया, अब आराम करो। इतना कह वो खड़ा हो ऋतिक, आयशा, ध्रुव, अंश चारों के तरफ देख बोला, तुम चारों यही रह, इस पर नजर रखना। अगर मैं जब आया और तुम सब मुझे सान के साथ बात करते हुए दिखे तो मैं तुम तीनों के साथ क्या कर सकता हूँ, तुम तीनों को अच्छे से पता है। इतना कह वो जाने लगा। तभी उसके जाते ही अंश को छोड़ सभी एक साथ एक ही टोन में बोला, हिटलर कहीं का। जब सभी ने एक ही शब्द एक साथ कहा तो सान हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ सोनाली अगस्त्य हॉस्पिटल के कोने में साथ खड़े थे जहां कोई आ जा नहीं रहा था। सोनाली अगस्त्य के हाथ को थामते हुए कहती है, अगस्त्य इस बार आपका कोई गलती नहीं है। तभी अगस्त्य अपने आंखों को बंद कर वो सिचुएशन को याद करते हुए कहा, सोनाली वो लोग मुझे मारने आए थे तो फिर कैसे मेरा गलती नहीं है। तभी सोनाली अगस्त्य के हाथ को उठा अपने होंठों के पास जा उसके हाथ को चूम बोली, अगस्त्य आपका गलती कैसे है, आपने सान को नहीं कहा था कि वो आपका जान बचाए, ये सान का चॉइस था। जब आपने ऐसा कुछ अनजाने में नहीं जानबूझकर किया होता तब आप गलत होते अगस्त्य। पहली बार ऐसा था जब सोनाली उसे सही समझ रही थी। तभी अगस्त्य सोनाली को अपने बाहों में भर उसे कसके अपने बाहों में जकड़े बोला, सोनाली मैं बहुत बुरा हूं ना, मैं कुछ बुरा नहीं भी करना चाहता तो भी मुझसे सिर्फ बुरा काम ही होता है। अगस्त्य जब सोनाली को ये कह रहा था तभी रेहान वहां से पार होने को था, पर वो पार होने की जगह खड़ा हो अगस्त्य सोनाली के बातों को सुनने लगा। वही सोनाली कह पड़ी, अगस्त्य की इस बात को सुनकर, अगस्त्य आप बहुत बुरे हो, पर कभी भी आपका बुराई आपके अपनों को हर्ट नहीं किया है, प्लीज अब आप इसके लिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। तभी अगस्त्य उससे दूर हो उसके आंखों में देख पूछा, क्यों तुम मुझे इस बार इतना सपोर्ट कर रही हो जबकि तुम वहां थी भी नहीं, तो कैसे कह सकती हो मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा। सोनाली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी अगस्त्य आगे कह पड़ा, और तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं अपनों को हर्ट नहीं करता हूँ, तुम मेरी अपनी ही नहीं मेरी जिंदगी हो, पर मैं तुम्हें रोज हर्ट करता हूँ, यहाँ तक कि अपने बच्चे को ही इस दुनिया में कभी आने नहीं दिया हूँ। बच्चे का सुनते ही सोनाली अगस्त्य से दूर हो गई। तभी अगस्त्य एक उदासी से भरे फीकी मुस्कान के साथ कहा, खत्म हो गया ना भरोसा, पता है सोनाली अतीत का किया आज पर हमेशा भारी पड़ता है। इतना कह वो जाने लगा। वही सोनाली जमीन पर ही बैठ एक एक दिन को याद करते हुए फुट फुट कर रोने लगी। तभी रेहान उसके पास जा जमीन पर बैठ उसके सिर पर हाथ रखा तो सोनाली अपने चेहरे को ऊपर कर रेहान की तरफ देखी,
वही रेहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सोनाली तुम जब गुस्से में वो सब सुना कर मुझे आई तो मुझे अच्छा लगा था, पर तुम्हें ऐसा रोते देख अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कह रेहान अपने हाथ को उसके सिर से हटा उसके बहते आंसू के पास अपने हाथ को ले जा उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, सॉरी मैंने तुम्हारे बातों को सुन लिया था, वैसे इस पर एक बात कहूँ। इतना कह उसके आंखों का बहता आंसू पोंछ अपने हाथ हटा दिया। तभी ये सुन सोनाली अपने चेहरे को हाँ में हिला दी। वही अगस्त्य सब बोल तो दिया था पर उसे फिर सोनाली का फिक्र होने लगा तो उसे देखने चला गया, पर जब गया तो देखा रेहान उससे कुछ बातें कर रहा है। पहले तो रेहान को सोनाली से दूर करने जाने वाला था, पर जब उसने देखा रेहान उसे चुप करा रहा तो वो रुक गया और बातें सुनने लगा। वही रेहान उसे प्यार से बोला, अगस्त्य जो काम करता है वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रही हो, कभी उसके पूरे काम को जानो तब पता चलेगा। अगस्त्य बाहर से जितना लोगों का हेल्प करता है उतना ही उन कामों से भी करता है। रेहान के इस बात को सुन सोनाली हैरान थी। वही रेहान आगे बोल पड़ा, और मुझे ये नहीं पता कि अगस्त्य बच्चा क्यों नहीं चाहता जबकि उसे बच्चे से बहुत लगाव है, क्योंकि इससे आगे वो कुछ कहता अगस्त्य वहां आ सोनाली के बाजू को पकड़ उसे खींचकर खड़ा कर रेहान के तरफ देख बोला, सॉरी सान के ऐसे हालात मेरे कारण हुआ उसके लिए। इतना कह सोनाली को अपने साथ ले जाने लगा। वही सोनाली पूरी बात जानना चाहती थी। वही रेहान अगस्त्य के ऐसे वार्ताओं से इतना जरूर समझ गया था, बच्चा करने से कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण उसके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इस बारे में ही सोचते हुए रेहान खड़ा हो सोचते हुए ही जासान के लिए प्रोटीन से भरा चीजें लेने लगा। वही दूसरी तरफ अगस्त्य सोनाली को अपने साथ हॉस्पिटल के बाहर ले जा कार के पास आ उसके हाथ को छोड़ कहा, सान ठीक है, अब घर चलना चाहिए, बैठ जाओ। इतना कह अगस्त्य ड्राइविंग सीट पर जा बैठने वाला था, पर तभी सोनाली के पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक सान का डिस्चार्ज ना हो जाए। सोनाली के इस जिद को सुन अगस्त्य शांत ही रह बोला, देखो सोनाली तुम अपने हालत को, तुम्हारे मेरे कपड़े में अब भी ब्लड लगा हुआ है, हम लोग चेंज करके आते हैं। अगस्त्य के इस बात को सुन सोनाली अपने कपड़े को देखी, अपने कपड़े पर ब्लड देख वो कार का दरवाजा खोल कार के अंदर जा बैठ गई। वही सोनाली उसके बात को मान गई तो उसे बहुत राहत मिला। वो गहरी सांस भर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर दिया। वही हॉस्पिटल के अंदर रेहान सान के लिए प्रोटीन से भरा खाना ले उसके पास जाने लगा। जैसे ही उसके आने का कदम सभी को सुनाई दिया तभी बातचीत हंसना मुस्कुराना करना बंद कर दिया। वही रेहान अंदर जा सभी की तरफ देखा, फिर सान के पास जा खाने का टेबल उसके पास लगा, एक एक कर जूस ओट्स फल वगैरह वो रखने लगा तो सान का मुंह धीरे धीरे कर सड़ा सा बनना शुरू हो गया। तभी रेहान उसे कठोरता से उसे देखा, फिर अपने हाथ से ही खिलाने लगा। तभी सान अपने मुंह को बना मासूमियत से बोला, मुझे ये नहीं खाना। सान के बातों को सुन रेहान उसे घूर कर देखा। तभी उसके ऐसे कठोरता से घूर कर देखने के कारण सान को उसके नजरों का खौफ पैदा हो गया और बेचारा डर के कारण उसे वो सब खाना पड़ रहा था। तभी रेहान सान को खिलाते हुए ही कहा, अब तुम सबको भी यहाँ से जाना चाहिए। ये सुन वो सब हाँ बोल जाने लगे। तभी वार्डरूम से बाहर जाने के बाद आयशा ध्रुव की तरफ देखी ही थी कि तभी ऋतिक बोल पड़ा, ध्रुव मैं 1 घंटे के बाद तुझसे अपने कंपनी में मिलता हूँ। इतना कह आयशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा।